I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख तक का टैक्स फ्री। अभी रिलायंस ने $3 बिलियन का इंटरनेशनल करेंसी में डेट लिया और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 12.7 लाख तक टैक्स फ्री। 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. मिडिल क्लास स्क्वीज होती जा रही थी। मान लो दिवाली का माहौल चल रहा हो, मिडिल क्लास एफडी में पैसे नहीं डाल रही। कोई जैकपॉट लग गया हो, अब रोटी कपड़ा मकान पे तो खर्च करना ही है। मतलब फॉर्च्यूनर खरीदने का औकात आ गया हो हमारे पास। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? मोदी जी ने 55 लाख करोड़ रुपए खर्च करा है। तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में मैं इक्विटी में पैसे डाल दूं? बजट आया 1 तारीख को, दिल्ली की जो इलेक्शन है वो है 5 तारीख। स्ट्रेटेजिक मूवमेंट भी हो सकता है क्या? पुराना लोन है जो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, वो है 32,000 करोड़। पिछले 10 या 12 साल में 55,000 मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट इंडिया। जिस लेवल का वो टैक्स दे रहे हैं उस लेवल की क्वालिटी ऑफ लिविंग फील नहीं होती। लेकिन असली सवाल ये है कि इस बजट से मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो सुधरेगी या फिर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई के तरह एक धोखा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट मैनिफेस्ट विद विजय। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2025 की, बट थोड़ा हट के अंदाज से। मैं हूं आपका होस्ट विजय एंड मेरे साथ है तुषार कंसल सर। सो शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट एंड डिकोड करते हैं यूनियन बजट 2025 की, बट थोड़े हट के अंदाज से। वेलकम टू दिस शो सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए शुरू करते हैं मिडिल क्लास से। अगर ज़्यादा अमीर होता तो बजट देखने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे 12 लाख तक का टैक्स फ्री और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 12.7 लाख तक टैक्स फ्री। मान लो दिवाली का माहौल चल रहा हो और कोई जैकपॉट लग गया हो, मतलब फॉर्च्यूनर खरीदने का औकात आ गया हो हमारे पास। लेकिन असली सवाल ये है कि इस बजट से मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो सुधरेगी या फिर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई के तरह एक धोखा होगा। नहीं विजय, इसमें मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ओवरड्यू था। ओके। बिकॉज जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से आप टैक्स कलेक्शन देखोगे ना, पहले जीएसटी लेके आए और जीएसटी से एफिशिएंसी बढ़ गई। टैक्स, जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे, बहुत तरीके का सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इतने 15 या 20 टाइप के टैक्स थे, लोगों को पता भी नहीं थे कितने कितने टाइप के टैक्स। अब वो सारे ट्रांसपेरेंट होके जीएसटी में आ गए। अब लोगों को पे करना पड़ रहा है क्योंकि वो चेन से पे होता है, तो आप अपनी चेन से बाहर निकल नहीं सकते। गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गई। दूसरा, जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो 2.5 लाख करोड़ की डिस्प्यूट्स थी 2014 में, जो टैक्स डिपार्टमेंट की थी, आज वो 12.5 लाख करोड़ की है। यानी टैक्स डिपार्टमेंट को अगर पैसा निकालना है तो उसको तो सख्त होना पड़ेगा। अब वो टैक्स टेररिज्म कह लो जो आम आदमी को लगता है। तीसरा ये कि सेविंग्स रेट कम होता जा रहा है, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। स्कूल और कॉलेज की फीस 60 से 100% बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। पहले हम स्कूल कहते थे 1,000-2,000 रुपए में हमें एक अच्छा नॉर्मल स्कूल मिल जाता था। आजकल वही स्कूल 5, 10, 15, 20 हजार रुपए ले रहा है। कॉलेज की फीस एमबीए 25 लाख रुपए का हो गया है, 30 लाख का हो गया है। और आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, शिव नादर या इस टाइप की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कई कोर्सेज 7.5 लाख रुपए साल का आप पे कर रहे हो। और या अशोका यूनिवर्सिटी, इतनी हाई प्रोफाइल आपको यूनिवर्सिटीज मिली हुई है। ठीक है, क्वालिटी बहुत है, लेकिन जेब से पैसा तो मिडिल क्लास का जा रहा है। राइट। तो एक तरफ से टैक्स कंप्लायंस बढ़ गई, अच्छा दूसरी तरफ से सैलरीज उस लेवल पे नहीं बढ़ रही, बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब एआई आ गया। तो अ, एक स्टैटिस्टिक आई थी कि इन्फोसिस की स्टार्टिंग सैलरी 15 साल पहले भी या 20 साल पहले भी 2.5 लाख रुपए साल का था, और वो अभी भी 2.5 लाख रुपए है। तो मिडिल क्लास स्क्वीज होती जा रही थी और वो दिख रहा था। सेविंग्स रेट एक टाइम पे 40% होता था, वो 40% से घट के 32% हो चुका है। तो मिडिल क्लास एफडी में पैसे नहीं डाल रही। तो अब रोटी कपड़ा मकान पे तो खर्च करना ही है। मकान, आपको पता है रियल एस्टेट पिछले 2 साल में कहां से कहां गई है। हाँ। तो वो पैसा कहां से आएगा? तो फिर लोगों ने लोन ज्यादा लेने शुरू कर दिए। एक टाइम पे इतनी स्पीड से अनसिक्योर्ड लोन मिल मिल रहे थे लोगों को
कि आरबीआई को लगा ये तो मतलब वी विल बिकम लाइक यूएस, जहाँ पे पूरी जिंदगी आप डेट के ऊपर रहते हो। जो एशियन कंट्रीज हैं वो सेव करके खर्च करती है, ये राइट, फर्क है। राइट। चाइना का सेविंग्स रेट 45% है। 45%? वो पैसा सारा गवर्नमेंट के पास आता है, गवर्नमेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न कंट्री टाइप की क्वालिटी बनाने में लगाती है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, वो पैसा हाई टैक्स वाला गवर्नमेंट के पास आ रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता था नहीं। और डोल्स दे दो, फ्रीबीज दे दो, सब्सिडीज दे दो, ये योजना वो योजना, जो इलेक्शन के टाइम पे सबका हो गया आजकल। तो मिडिल क्लास का क्या था कि मिडिल क्लास स्क्वीज थी बहुत, और वो दिख रहा था। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 6.5% किए हुए हैं, तो बैंक उसके ऊपर चार्ज करते हैं। हाँ, रेपो तो रेट तो अभी भी हाई है। तो आप अगर पर्सनल लोन लेते हो या कॉर्पोरेट कोई लोन लेता है तो 9%, 10%, 12%, अनसिक्योर्ड पे 16%, 20%। तो कहाँ से आएगा? वो जेब से आएगा ना मिडिल क्लास की। हाँ। देखिए मिडिल क्लास अगर ये सोचती है कि उसको गर्मी में एसी मिले, एक अच्छी गाड़ी मिले ड्राइव करने के लिए, फ्रिज रखे, वो खाना तो फ्रेश रखना ही है तो फ्रिज होना चाहिए, सीमेंट यूज करे घर बनाने के लिए, तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि सीमेंट, फ्रिज, एसी, कार, ये सारे लग्जरी है, और ओके। इस पे 28% का जीएसटी लगा हुआ है। 28%? 28% का जीएसटी, मतलब आप ये बताओ, क्या ये आज के ज़माने में, जहाँ इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यहाँ का इंग्लिश स्पीकिंग इंसान है, जो पूरी ग्लोबल वेस्ट वेस्ट की अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसको ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना मिले कि वो कार, एसी, फ्रिज, सीमेंट का यूज़। तो वो गवर्नमेंट का माइंडसेट अभी भी काफ़ी साल पीछे चल रहा है। और मिडिल क्लास का जो मतलब डेफिनेशन है वो बहुत इसलिए भी चेंज हुआ है कि गवर्नमेंट ने बेसिक चीज़ें बहुत प्रोवाइड करा दी पिछले 10 साल में। तो बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान जब हो जाता है तो इंसान उससे बेटर रोड्स, फास्टर ट्रेन्स, मोर एयरपोर्ट्स, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, तो वो सारी चीज़ें एस्पिरेशनली ऐड हो जाती हैं। तो हमारी मिडिल क्लास भी जो 30 करोड़ की है, वो इस टाइप की एस्पिरेशन रखती है। और अभी हुआ क्या है ना कि 1991 से डिलिमिटेशन और सेंसस नहीं हुआ, तो जो वोटिंग डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई हैं वो 1991 के हिसाब से बनी हुई है, जबकि उसके बाद बहुत सारी पॉपुलेशन अर्बन सिटीज़ में आ चुकी है। अब अगर ये होगा, जो होने वाला है डिलिमिटेशन, तो बहुत सारी वोटिंग पावर अर्बन लोगों के हाथ में आ जाएगी, और जो पैसा अभी अर्बन से टैक्स लेके रूरल पे खर्च हो रहा है, ये सब्सिडी वो सब्सिडी, ये वो धीरे धीरे अर्बन की तरफ खर्च होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे काफी चेंज मैं फोर्सी करता हूँ जो आएगा। हम्म। देखो इस कंट्री में 100 करोड़ लोग सिर्फ $1000 कमाते हैं साल का, ट्रू। लेकिन 30 करोड़ मिडिल क्लास जो है वो $6000 तक कमाती है साल का। उसमें से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो $10,000 से ऊपर कमाते हैं, जो 10 करोड़ के पीछे सारी कंज्यूमर कंपनीज हैं। ये हम्म। बहुत एस्पिरेशनल क्लास है, इनको पता है यूएस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, ट्रैवल बहुत करते हैं उनका। लेकिन अगर आप मेन मिडिल क्लास देखो, जो 30 करोड़ मिडिल क्लास है, गरीब को तो आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज दे दिया, आपने उनको बहुत सारी योजनाएं दे दी, और राइट। हर तरफ से उनके घर, अभी 2.5-3 करोड़ घर बना के दिए हैं गवर्नमेंट ने। हम्म। तो गरीब के लिए बहुत काम हुआ है। और मतलब मोदी गवर्नमेंट की ये सक्सेस है कि उन्होंने देश की जो बेसिक चीजें लोगों के पास नहीं थी वो सब प्रोवाइड करा दी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये। लेकिन जब आदमी की एक नीड पूरी होती है ना, तो फिर उसकी हायर नीड डेवलप हो जाती है। वो कहता है अब मुझे तो अमेरिका टाइप की मेट्रोज भी चाहिए, मुझे तो चाइना टाइप की हाई स्पीड रेल भी चाहिए, मुझे तो फास्ट गवर्नमेंट भी चाहिए। वो एस्पिरेशन खुल जाती है उसकी। तो वो एस्पिरेशन पे बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। और ये जो 12 लाख करोड़ 12 लाख का जो इन्होंने टैक्स करा है, दिस वाज ओवर ड्यू। और मैं आपको बेसिक रीजन बताऊं उसका। देखिए आपने नौकरी से कमाया,
उस पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो वो पैसा जो आपके पास आया उस पे टैक्स आप दे चुके हो ना, लेकिन फिर उससे आप कुछ खरीदते हो, उस पर जीएसटी देते हो, फिर आप उसको स्टॉक मार्केट में डालते हो, उसको एग्जिट करते हो, कैपिटल गेन्स टैक्स देते हो, तो फिर आप रियल एस्टेट खरीदते हो तो आप एक्साइज ड्यूटी देते हो, स्टैम्प ड्यूटी देते हो, तो यानी मल्टीपल टैक्सेशन। तो उसका ब्रंट जो है अमीर आदमी तो कर लेता है, क्योंकि राइट। उसके पास इजी एक्सेस टू कैपिटल है। अभी रिलायंस ने $3 बिलियन का इंटरनेशनल करेंसी में डेट लिया, और शायद 5 या 6% इंटरेस्ट पे। हमें नहीं मिलता, बस मिडिल क्लास की यही एक प्रॉब्लम है। बट नहीं, थैंक यू निर्मला सीतारमन जी को, एटलीस्ट 12 लाख का तो हमें हाँ, टैक्स फ्री मिला। नहीं, बहुत ये ओवरड्यू था। और चाइना में जैसे मैं आपको बताऊं, सिर्फ बहुत कम लोग टैक्स देते हैं वहां पे, इनकम टैक्स, लेकिन जीएसटी कंप्लायंस बहुत ज्यादा है वहां पे, जीएसटी हर कोई पे करता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें जीएसटी साइड से ही बजट चलाना है। इंडिया में दोनों टाइप साइड से चल रहा था, जीएसटी भी, कॉर्पोरेट टैक्स भी और इनकम टैक्स भी। तो वो अब जो इन्होंने खासकर नीचे के जॉब करने वालों को रिलीफ दिया है, उससे पैसा आएगा लोगों के हाथ में। कंजम्पशन डाउन जा रही थी, अभी जीडीपी ग्रोथ रेट आपने देखा 5.5 5.6% पे आ गया था। तो राइट। वो जो पैसा लोगों के हाथ में आएगा, उससे वो सारा पैसा मार्केट में आएगा, वो सारा गुड्स को चेज करेगा, उससे कंपनीज को फायदा होगा, और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा उसको। तो अब पहला चीज़ तो आता हूँ, जैसे आपने बोला कि पैसे मिडिल क्लास के पास आएँगे, तो डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ेगा। तो आपको लगता है इस वैलेंटाइन डे में जो लव कपल्स जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए, तो अब जो पॉपकॉर्न एक सिंगल खरीदते थे, कि अफ़ोर्ड ही सिंगल कर पाते थे, सच बताऊँ तो। वो तो दिखता है कि एक ये पॉपकॉर्न में 2 खा रहे हैं, वो अफ़ोर्ड ही पहले। तो अभी 2 पॉपकॉर्न अफ़ोर्ड कर सकते हैं? देखिए, ये इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं ना, वो हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अभी मैं बताऊं, जैसे सिंगापुर में बहुत सिंपल केस है, आपने एक बार इनकम टैक्स दे दिया, उसके बाद आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, चाहे उसको स्टॉक मार्केट्स में डालो, कहीं भी डालो, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर, बिकॉज वो वेल्थ बन गई आपकी, करेक्ट। जिसको आपने टैक्स देके कमाया है। इंडिया में ना माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो वो है रेगुलेशन, इसको मतलब जीएसटी, जब आई डोंट अग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स विच प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर्स डिड, लाइक ओके। चिदम्बरम जी, तो उन्होंने 3 टैक्स स्लैब निकाली थी, हुँ, तो हुँ। जब निर्मला जी आई, इन्होंने 7 कर दी। हुँ। अब आप सीए को कितने एक्स्ट्रा पैसे दोगे आपकी टैक्सेशन समझने के लिए, कि भाई ये भी स्लैब है, इसमें ये भी है, उसको फिर कम करके 5 करी। तो मेन चीज जो मुद्दा है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट का साइज बढ़ गया है हुँ। और एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। और 20 साल पहले 6 लाख करोड़ का बजट होता था, आज 50 लाख करोड़ का बजट है। तो अ, अब इतना सारा आप गवर्नमेंट काम कर रही है, इतने घर बना रही है, इतना इतना ज्यादा एक्शन है कि वो एक्सपेंडिचर कट नहीं करना चाहते। कोई भी गवर्नमेंट ना, उनकी बेसिक नेचर होती है एक्सपेंडिचर कट नहीं करना। हुँ। तो फिर वो टैक्स वाले को बोलते हैं कि भाई तू टैक्स से ही निकलेगा। फिर वो सोचते हैं, "अरे यार, 300 करोड़ पॉपकॉर्न में से निकाल लो, अच्छा इसमें अगर हम कैरामेल वाले के एक्स्ट्रा कर देंगे, इसमें से 300 आ रहे हैं", हुँ। जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब इट इज एक्चुअली रिग्रेसिव। एक थ्योरी होती है, वो ये कहती है कि एक ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है, उस हाँ। टैक्स रेट पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। ओके। लाफर कर्व थ्योरी बोलते हैं उसको। तो वो टैक्स रेट आपको पता करना चाहिए, वो आपके इकोनॉमिस्ट बताएंगे आपको। हुँ। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, हम नीचे वाले में से इतना एक्स्ट्रा निकाल लें, उसको आप और वो कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो। इट डजंट वर्क दैट वे। अब जैसे मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन्स थोड़ा-सा कम हुआ है, ठीक है? तो अभी इकोनॉमी हमारा फास्टर रन करेगा अब? अभी देखो, कंजम्पशन का इफेक्ट तो आएगा, जो हुँ। कंजम्पशन बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में भी हमारी इस बारे में बात हुई थी कि जीडीपी तीन तीन चीजों से बनता है: हाँ। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। राइट। एक्सपोर्ट्स तो इंडिया के 750 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, अब 1 ट्रिलियन पे जाना जा रहे हैं। वाओ! लेकिन उसमें से सर्विसेज एक्सपोर्ट इज द बिगेस्ट, 300 400 बिलियन डॉलर का सर्विसेज एक्सपोर्ट है। रुपया गिर रहा है, तो रुपया गिरने से तो एक्सपोर्ट के थोड़े वैल्यू भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में विजय जी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ओके।
कॉर्पोरेट्स जो प्राइवेट है ना, उनके पास कैश पड़ा हुआ है, प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। क्यों? वो मोनोपोली सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं। जैसे आप एयरलाइन में देखो, एयरलाइन में 2 एयरलाइन 70% मार्केट रख के बैठी। हम्म अब आप उनको बोलो कि आप नए प्लेन्स खरीदो, इन्वेस्टमेंट करो, नए हब्स बनाओ, तो जब वो नई मार्केट खोलेंगे तो उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। प्राइसेस कम करेंगे तो इनके प्रॉफिट हिट होगा। तो कंपनी सोचती है कि यार मैं ऑलरेडी मार्केट लीडर हूं, आई एम ऑलरेडी अर्निंग सो मच प्रॉफिट, तो मैं क्यों अपना पैसा लगाऊं एक्सपेंशन में। आई एम हैप्पी दिस वे इन अ मोनोपोली सिचुएशन। जैसे आपने ये एविएशन सेक्टर की बात करा, तो अभी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अभी अनाउंस किया था कि जो पॉइंट्स हैं एयरपोर्ट से वो इंक्रीज होंगे। 120 एयरपोर्ट्स अब हाँ, और 120 और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 4 करोड़ और पैसेंजर्स लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर ऑपरेशन कराना है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट तो चाहिए ही, तो प्राइवेट को तो डालना पड़ेगा पैसे अब। प्राइवेट को डालना पड़ेगा। उन्होंने एक स्कीम लेके आए हुए हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। ओके। उसमें ये क्या करते हैं कि जैसे एक कंपनी ने छोटी टाउन, 2 छोटी टाउन के बीच एरोप्लेन चलाया। हम्म अब वहां के लोग इतना पैसा पे नहीं कर सकते कि वो 10-10 हजार रुपए की टिकट खरीदे, तो आप डिस्काउंट में लॉन्च लॉन्च कर रहे हो कि एयरक्राफ्ट फुल जाना चाहिए, अच्छा। एयरक्राफ्ट खाली नहीं जाना चाहिए। एक भी सीट खाली जाती है तो एयरलाइन का नुकसान होता है। तो अगर आप उसको लॉन्च कर रहे हो तो लॉसेस होंगे आपके, क्योंकि शुरू में लोग टाइम लगेगा यूज टू करने में, और पैसे भी कम देंगे शुरू में, तो गवर्नमेंट वो लॉसेस आपको मेकअप कर देगी। अच्छा। जैसे पावर सेक्टर में करती है, वैसे यहाँ पे भी वीजीएफ लगा दिया कि हम आपको करते। वो उड़ान स्कीम की वजह से आज इतने सारे प्राइवेट छोटे छोटे टाउन्स में एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है बड़ी कंपनीज को कि आप और एरोप्लेन्स खरीदो और इन जगहों पे चलाओ। हम्म कंपनीज क्या कह रही हैं कि हम ऑलरेडी इतने प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि सिर्फ 2 कंपनीज की मोनोपोली है। तो मतलब एयरलाइन इज वन एग्जांपल, ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं एयरलाइंस, चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे, बट तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लगाएं। सारी प्रॉब्लम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लेबर इशू, लैंड बहुत महंगा है, सारे इश्यूज झेलें। उसके बाद फिर कोई सामने से कंपनी आए, वो चाइना से इंपोर्ट करके हम हमारे से बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो इससे अच्छा तो हम वी विल नॉट इन्वेस्ट। हम्म तो ये चल रहा है एक्चुअली। जो एविएशन सेक्टर है, ये तो वैसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है नहीं, क्योंकि 95%, 99 आई वुड से सारे लॉसेस में है ही हैं। तो कैश फाइल उनके पास आएगा कहाँ से? नहीं, इंडिगो प्रॉफिटेबल है। एयर इंडिया ने बहुत अभी एक्सपैंड कर रहा है। एयर इंडिया प्रॉफिट्स में आ जाएगा बहुत जल्दी। ओके। मोनोपोली सिचुएशन है ना, बिकॉज आपको जिस टाइम पे फ्लाइट चाहिए वो ऑन टाइम चलने वाली इंडिगो ही प्रोवाइड कर रहा है, तो हम्म यू पे फॉर इट। ओके। एंड तो मैन्युफैक्चरिंग के अभी आपने बात करा, हाँ, तो पिछला बजट अगर मैं 24 की बात करूं एंड 23 की बात करूं, 23-24 और अभी की बजट बात करूं, तो तीनों में से रेगुलरली हर बजट में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन को डीक्रिमिनाइज किया गया है। हाँ, अभी तक बहुत प्रॉब्लम होता था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अब आगे फायदा होगा। फायदा हो रहा है, ओके। और होगा आगे भी। और जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी आई थी कि हम्म अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज और जापानीज, साउथ कोरियन, इन्होंने बोला था कि चाइना से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाएंगे और चाइना से किसी और कंट्री में लेके जाएंगे। वो मेक्सिको, वियतनाम और इंडिया और बांग्लादेश, ये 4 टॉप के फेवरेट्स थे। उसमें इंडिया को अराउंड 15% ही मिला बिजनेस। हम्म ज्यादातर बिजनेस वियतनाम में चला गया, हम्म बिकॉज सेम चाइनीज लोग जो वहां लगा के बैठे थे, उन्होंने सोचा कि हम ही वियतनाम में लगा लेते हैं, तो हम व्हाई शुड वी लूज दिस अपॉर्चुनिटी। तो वो चाइनीज लोगों ने ही वियतनाम में लगा लिए प्रोजेक्ट्स। और वियतनाम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, तो बहुत ईजी है वहां पे काम करना एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें वो 8 to 10% आपको कैशबैक जैसे कहते हैं ना, कि आपको वो एडवांटेज दे देते हैं लास्ट में। लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग शुड हैव टेकन ऑफ, और इट शुड टेक ऑफ, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग
3 से 4 गुना जॉब्स क्रिएट करती है हम्म एज कम्पेयर टू सर्विसेज जो 1 से 1.5 टाइम्स जॉब क्रिएट करती है कैपिटल के कंपैरिजन में। तो वो लेबर यहाँ बहुत अवेलेबल है, तो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग का बहुत नीड है। पर जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए था उस तरह से वो नहीं आया। वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करता है अगर मैं बजट के हिसाब से लिंक करूं? एंड सेकंड, आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है रादर सर्विस, वो 3x 4x करता है, ये 1.x, उसका भी क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा देंगे कि मतलब कैसे ये क्रिएट करता है जॉब? देखिए अगर आप 1 रुपया डालते हो कैपिटल का तो उसका 3 टाइम्स आउटपुट जनरेट होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंडिया में उसका 4.5 टाइम्स होता था जनरेट। हम्म लेकिन क्या हुआ कि जब 2012 टू 13-14 में जब बैंकिंग में उस टाइम की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इजी लोन देने शुरू कर दिए बिना चेक किए कि आप कितना पैसा किसको दे रहे हो, तो वो जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी कैपिटल की वो बहुत गिर गई। तो वो पैसा ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ होना शुरू नहीं हुआ, बैंक के एनपीएस हो गए। तो उसके बाद इस गवर्नमेंट ने दोबारा उसको 4 पे लेके आए हैं कि 4 टाइम्स आउटपुट जनरेट हो रहा है फॉर ईच रुपी। हम्म लेकिन मनी अवेलेबिलिटी आप अगर बात करो, आरबीआई ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट, आरबीआई के पास एक ही टूल है, रेपो रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। हाँ। तो लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डिमांड कम हो जाती है हम्म क्योंकि लोगों के पास पैसे कम रहते हैं, क्योंकि वो उनको महंगे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो इसलिए उनके पास डिस्क्रिशनरी इनकम कम रहती है। हम्म तो एक तरह से आपने, मतलब एक तरफ से आपने डिमांड तो कम कर दी, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ जॉब्स भी कम हो जाती है मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती महंगा लोन, बिकॉज आप चाइना से compete कर रहे हो जो 3-4% इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके बैठे हैं, जापान से कर रहे हो जो 1-2% पे लेके बैठे हैं, अमेरिकन से कर रहे हो जो 5% पे लेके बैठे हैं, और आप 12% दे रहे हो। तो वो कम यूनिट्स लगती हैं, कम जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो एक तरह से ये आरबीआई का जो टूल है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इससे जॉब्स भी कम हो जाती हैं, महंगाई इसलिए कम हो जाती है क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, बट इट इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन कि आप जॉब्स ही कम कर दो, बंदा घर पे बैठा है तो खाएगा क्या। मतलब इट इज अ रॉन्ग सोल्यूशन। मतलब अभी गवर्नमेंट ने एक नैफिट करके कंपनी लॉन्च की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 20,000 करोड़ के लोन्स और देंगे मार्केट में, और हम लोन्स को वो करेंगे, इंश्योरेंस देंगे। तो उससे अराउंड 30-35,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ था मार्केट को। अच्छा। हाँ, लेकिन असली बेनिफिट क्या होगा कि आप एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ले आओ कि अगर प्रोजेक्ट पूरा लगेगा तो लास्ट में हम इंटरेस्ट जितना पे किया है उसका 30% गवर्नमेंट दे देगी। अगर वो 20,000 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ले आए गवर्नमेंट, तो 5 से 6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बिकॉज उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो गवर्नमेंट उसको बैक करती है। अब चाइना से कंपेयर करो, इंडिया में 6 करोड़ के आसपास एसएमईज हैं, हम्म चाइना में 15 करोड़ के आसपास हैं। 15 करोड़ करोड़ मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। हर साल 50 लाख ऐड हो जाती है उसमें। लेकिन जो इंडिया की 6 करोड़ एसएमईज है ना, उसमें से 98% 10 लोगों से कम वाली कंपनीज हैं, माइक्रो यूनिट्स। ओके। अब माइक्रो यूनिट्स बड़ा नहीं होना चाहती, क्यों? क्योंकि अगर आप 2 करोड़ से ऊपर का लोन लोगे तो सीजीटी एसएमई वाला कहेगा कि मैं तो ये लोन की आप कैटेगरी से बाहर जा रहे हो। हम्म अगर आप 100 लोगों से ज़्यादा की लेबर रखोगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में अगर आपको कल को फैक्ट्री बंद करनी पड़ी तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, लेबर को रिट्रेंच करने से पहले। ओके। तो इस टाइप की लॉज बना रखे हैं कि जो छोटी यूनिट होती है वो बड़ा होना ही नहीं चाहती इंडिया में। वो कहते हैं कि हम छोटे हैं तो हमें बेनिफिट्स मिले हुए हैं। बड़ा जो एक लेवल से ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है उसको कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो बड़ी कंपनी से compete करना शुरू कर देता है, ओके। जहां पे उसको डिसएडवांटेज है क्योंकि ये महंगा लोन ले रहा है। रिलायंस $3 बिलियन का लोन लेके बैठी है 5-6% पे, फॉरेक्स लोन, फॉरेन करेंसी लोन। हम्म तो तो लेकिन चाइना की जो 15 करोड़ कंपनीज है उसमें से 98% वो 50 से 100 लोगों वाली यूनिट से बड़ी है। ओके। उनके यहाँ उल्टा है कि कंपनीज और बड़ा होने की कोशिश कर रही हैं, और गवर्नमेंट ने एक पिरामिड सिस्टम बनाया हुआ है। तो पिरामिड सिस्टम ये कहता है कि जो कंपनी गवर्नमेंट के
आइडेंटिफाई किए हुए टारगेट्स अचीव करती है इनोवेशन में और परफॉर्मेंस में, बिजनेस परफॉर्मेंस में, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आइडेंटिफाई करके, उन कंपनीज को निकाल लेती है। ऐसे 14,000 लिटिल जाइंट्स हम्म चाइना में हैं जो इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में है 90%, और वो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक्सेलेंस को चेज करते हुए क्रिएट की हैं पिछले सालों में, और वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो वर्ल्ड की कोई कंपनी नहीं कर रही। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बाल होता है हमारा, हाँ ये 80,000 नैनोमीटर का होता है। ओके एक कंपनी है जो एक कोस्टल सिटी में न्यांगबाओ में है चाइना में, वो 14 नैनोमीटर का वेफर थिन वो बना देती है चिप। यानी 80,000 नैनोमीटर का बाल होता है, वो हाँ 14 नैनोमीटर का वेफर बना सकती है। अच्छा तो आप सोचो उसकी एप्लीकेशन कितनी है उस प्रोडक्ट की। वो मोबाइल्स में यूज हो सकता है, वो गाड़ियों में यूज हो सकता है, वो माइक्रोचिप्स में यूज हो सकता है। तो वो उस लेवल तक एक्सेलेंस तक आई है वो कंपनी, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उसको। हम्म यहाँ पे छोटा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा है तो वो माइक्रो लेवल पे ही बैठा हुआ है, हम्म वो उससे बड़ा होना ही नहीं चाहता। यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एसएमईज को। ठीक है। तो अभी स्टार्टअप में इन्होंने कुछ अभी इनिशिएटिव भी लिया है, राइट? कुछ फंड इन्फ्यूजन का भी इन्होंने ग्रांट दिया है। सो कुड यू एलेबोरेट कि उसमें क्या हेल्प मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स? देखिए, जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था 2016 के आसपास, तो तब उनकी अप्रोच ये थी गवर्नमेंट की कि हम स्टार्टअप में डायरेक्टली पैसा डाल दें। तो सिडबी को दे दिया ग्रांट, सिडबी को बोला अच्छा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वो चीज़ नहीं कर सकती जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो अगर आप 100 करोड़ रुपए एक गवर्नमेंट कंपनी को दोगे और 100 करोड़ रुपए एक प्राइवेट पार्टी को दोगे, अगर प्राइवेट पार्टी का इंटेंशन ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर लेगी उससे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाद में मोदी जी ने अप्रोच चेंज करी और 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनाया, और वो सिडबी की टीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता था। वो क्या करते थे कि वो वीसी फंड्स को कहते थे कि आप हमसे फंडिंग ले लो, और वो जो फंडिंग होती थी जब वो दे रहे होते थे तो अनऑफिशियली बोलते थे कि ऑलरेडी हम, वैसे तो हम आपको आगे इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं स्टार्टअप्स में, लेकिन आप इसको लोन टाइप ही मानो, आपको हमें वापस करना है एज अ लोन, आप इंटरेस्ट रेट टाइप रिटर्न दे दो हमें। वो ऐसे था वो। अब वो बहुत हिट हुआ। मोदी गवर्नमेंट ने एक्सीलेटर्स के भी निकाला था, स्कीम निकाली थी। तो वही उन्होंने इस साल निकाली है, 10,000 करोड़ की फंड ऑफ फंड्स निकाला है, जो वीसी फंड वाले ले सकते हैं। और क्योंकि उनको फंड रेज करने में प्रॉब्लम आती है वीसी फंड्स को, लार्ज फंड रेज करने में, उसके लिए निकाला है। और दे बिलीव कि अगर हम ये वीसी फंड को देंगे तो दे आर मोर क्वालिफाइड टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर कंपनीज। वैसे सर, नए बजट के जो आया है, तो उससे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के और कगार में है, या फंडिंग राउंड से ज़्यादा जुगाड़ राउंड चलेगी? नहीं, ये बात, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, कि स्टार्टअप हमेशा इस उसमें रहती है कि मैं यूनिकॉर्न बन जाऊं, लेकिन वो ना एक मिथिकल फिगर है। बिकॉज 1 बिलियन वैल्यूएशन लोग सोचा करते थे जब मिला नहीं करती थी, तो इसलिए वो कहते थे यूनिकॉर्न। और तो इंडिया में 112 यूनिकॉर्न है, और ग्लोबली तो पूछो ही मत कितनी यूनिकॉर्न्स हैं जो, मतलब 1 बिलियन से ऊपर की। अब आप स्टॉक मार्केट देख लो, आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं, कितनी जल्दी कंपनी 1 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर जाती है। मतलब क्योंकि लोगों में इतनी इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट्स का, और इतने 10 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हैं इंडिया में पिछले 3-4 साल में, और लोग एफडी में डालने के बजाय म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। तो शेयर भागता है जब इतनी इंटरेस्ट है लोगों में, तो 1 बिलियन बहुत जल्दी क्रॉस हो जाता है, थोड़ी सी साइज कंपनी का ठीक हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ, फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर को ये फिगर चेस करने से बेटर उसको ये सोचना चाहिए, ये उन लोगों का काम है जो उसमें कर रहे हैं, मुझे बिजनेस पे फोकस करना है, मुझे प्रॉफिट पे फोकस करना है, मुझे लॉन्ग टर्म वैल्यू, हम्म मुझे ऐसी मोड्स बनानी है कि मेरे पीछे कोई और मुझे compete ना करने आ जाए। ठीक मुझे है। लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक फाउंडर के लिए,
रादर देन चेजिंग कि मेरे को यार 1 बिलियन कब होऊंगा मैं। वैल्यू से याद आया, अभी मेमेस चल रहे हैं कि बाहर जो है एआई ने अच्छा किया, ओपन एआई ने अच्छा किया, डीप सीक ने 15 मिलियन डॉलर पे उन्होंने बना दिया, और हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि अभी सनी चल रहा है उस पर। तो अभी आपने शेयर मार्केट की बात किया, तो मिडिल क्लास फैमिली को जब ये राहत मिली टैक्स फ्री की, डिस्पोजल इनकम तो बढ़ेगा, तो उससे शेयर मार्केट बुल मार्केट में चलेगा कि अभी भी बेयर वाले खड़े रहेंगे, या फिर ट्रेडर्स वालों को इमोशन बढ़ता रहेगा और व्हाट्सएप पे खाली फॉरवर्ड होता रहेगा, मेरा ये कैंडल अच्छा है, ये कैंडल अच्छा है, ये देख लो। नहीं नहीं, लोगों का इंटरेस्ट बहुत आ चुका है स्टॉक मार्केट में। और आप एसएमई आईपीओ देखो, आप 240, किसी ने सोचा था कि एसएमई को भी पैसे मिलेंगे आईपीओ से? मतलब कितने टाइम से एसएमई एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन सब शैलो आईपीओज आते थे। अब तो 240 ने 8,753 करोड़, 8753 करोड़ रेस किया है पिछले साल। वाह। और छोटी छोटी कंपनीज ने 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसने भी रेस कर लिया। हाँ, बहुत थ्रेशोल्ड से है ये 10 करोड़। हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मतलब फिनोमिना पीछे नहीं आएगा। और उसका रीज़न ये है कि जब तक जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तब तक आपको बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज मिलती रहेंगी जिसकी आप ओनरशिप रखना चाहते हो, और स्टॉक मार्केट वो अलाउ करती है। प्राइवेट कंपनी में आपको चांस बहुत कम है कि आप कैसे उस तक पहुंचोगे, फिर उसका वो फंड रेजिंग राउंड कर भी रहा है या नहीं, फिर किस वैल्यू पे कर रहा है, उस पर मिनिमम टिकट साइज कितना है, वो सारे उसमें। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर, crores and crores of people can hold equity in a listed stock। राइट। तो वो चीज़ और आप देख लो, लोग एफडी में नहीं डाल रहे, लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। और दो तीन तीन लोगों का पैसा होता है जो स्टॉक मार्केट के स्टॉक को ग्रो करता है। एक तो रिटेल इन्वेस्टर, आपके मेरे जैसा, बिल्कुल। दूसरा म्यूचुअल फंड, हम्म। और तीसरा एफआईआई जो फॉरेन लगता है। अभी स्टॉक मार्केट डाउन आई है, 85 से 76 पे आ गई सेंसेक्स। हम्म। उसका रीजन ये है कि एफआईआई वाला बेच रहा है। और एफआईआई वाला क्यों बेच रहा है? क्योंकि ट्रम्प आ गया यूएस में, हम्म। तो वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे चल रहा है, हम्म। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम्म। तो वो सब जगह से कह रहा है कि पैसा यूएस में लगाओ, हम ठीक है। टैरिफ बढ़ा देंगे तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक सेंस बनेगी कि यूएस में ही मैन्युफैक्चर करो। तो वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा खींच रहा है। और इंडिया का थोड़ा जीडीपी फिगर डाउन आया था, जो लेटेस्ट आया था क्वार्टरली, उस वजह से थोड़ा स्केयर ऑफ हुई थी मार्केट्स। लेकिन अभी डिस्पोजल इनकम आने की वजह से तो जीडीपी ग्रोथ होगा ना। जीडीपी ग्रोथ होगा, लेकिन विजय भाई इसके अंदर ना मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। मैं ये मानता हूँ कि आप एक आदमी को 100 रुपये देते हो और वो उससे खाना खा लेता है, तो आपने पुण्य का काम किया। हम्म। लेकिन अगर आपने उसको 100 रुपये कमाने सिखा दिए, तो वो पूरी जिंदगी कमा के खा सकता है। हम्म। उसी तरीके से कंजम्पशन के लिए पैसा छोड़ना लोगों के हाथ में, वो एक शॉर्ट टर्म फिलिप देगा मार्केट को, इकोनॉमी को। लेकिन अगर आपने वही पैसा इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया होता कि आपने नए ब्रिजेस, नए पोर्ट्स, नई कैपेसिटीज जिसमें लोग आए जॉब करें, उससे इन्वेस्टमेंट से जॉब्स क्रिएट हो, जॉब से प्रोडक्टिविटी क्रिएट हो, उससे एफिशिएंसी क्रिएट हो, उससे फिर जॉब करने वालों के जेब में पैसा आए, वो फिर और कंज्यूम करे, मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो चीज़ जो इन्वेस्टमेंट दे सकती है, वो कंजम्पशन नहीं दे सकती। बट इस बजट में कैपेक्स को लेके ज़्यादा कुछ नहीं, बात नहीं कुछ हुआ है। नहीं करा कैपेक्स को लेके, उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया। तो बुलेट अ, ट्रेन मतलब सपना ही रह जाएगा। बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन तो वैसे ही डिलेड चल रही है। और मेरे को लगता नहीं है कि बुलेट ट्रेन जितना महंगी पड़ी इंडिया को, अहमदाबाद मुंबई हाँ। की और लगेंगी, आई डोंट थिंक सो। लेकिन रैपिड रेल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, दिल्ली मेरठ जो लग रही है, और ये दे हैव प्रूव टू बी मच चीपर। इंडिया इज नॉट लाइक चाइना ना, वी आर नॉट $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। जीडीपी जोर से बढ़ाना है, तो रॉकेट इंजन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप 2014
6 से 2014 8 साल देखिए, जब 2008 का बूम भी चल रहा था, तब की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करे। बस बस सारा वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, क्रोनी सोशलिस्ट चीजों पे डाल दिए, हम्म, और इधर क्रोनी कैपिटलिज्म पे डाल दिए कि वो बैंकों से लोन दिलवा रहे हैं फोन बैंकिंग करके, जो पैसा वापस नहीं आया। हम्म, मोदी जी ने 2014 से लेके आज 11वां साल है, 55 लाख करोड़ रुपया खर्च करा है हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स में। हम्म, उन्होंने करा था 2.5 लाख करोड़, हम्म, इन्होंने करा है 55 लाख करोड़। हम्म, और अब जो बजट है गवर्नमेंट का, 50 लाख में से 10 लाख करोड़ हम्म, इज गोइंग फॉर केपेक्स, फॉर इन्वेस्टमेंट्स। हम्म, लेकिन इस बजट की अगर बात करें तो बिकॉज 1 लाख करोड़ इनकम टैक्स में छोड़ा है, हम्म, तो इधर नहीं बढ़ाया। और दूसरी बात, ये कोalition गवर्नमेंट बन गई है, हम्म, तो इसमें 2 पार्टीज का सपोर्ट है। इसलिए मखाने को थोड़ा ज्यादा हाँ, आजकल मखाने मिल रहा है। इसलिए मखाने को सेपरेट बोर्ड बना दिया है, मखाने का सेपरेट बोर्ड। सुपर फूड मिलेगी सर, हम 90% सुपर मखाना फूड। एक्सपोर्ट बिहार से आता है, वो मखाना कर दिया है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के जो पैसा आता था, 9 to 10% ऑफ बजट जो बजटेड रहता था, वो हटा दिया है। हम्म, तो यानी अब डिसइन्वेस्टमेंट तो आप मानो कि बस बंद ही हो गई, जो ओके, कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, MTNL हाँ, जो आपके लैंडलाइन फोन दिल्ली में, बॉम्बे में लगाते हैं, आजकल कोई नहीं लगाता। हाँ, MTNL का इंजीनियर खुद बोलता है, अरे भाई साहब क्या लगाओगे, बेकार है। 64,000 लोग वहां नौकरी करते थे, 64,000, और आज 800 लोग करते हैं। हम्म, उन सबको VRS महंगा देके निकाला है, सबको बड़ा बड़ा VRS दिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हम्म, और उन लोगों के लिए आज MTNL का जो पुराना लोन है जो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, वो है 32,000 करोड़। टैक्स पेयर का 32,000 करोड़ का पैसा सिर्फ 64,000 लोगों को खुश करने के लिए इतने सालों तक चलता रहा। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो जरूरी है ना। आप कुछ लाख लोगों के लिए, 10-15 लाख लोगों के लिए आप लाखों करोड़ टैक्स पेयर का वहां अटका के रखते हो, क्योंकि आप उसको टच करते हो तो पार्लियामेंट में आग लग जाती है, और आपके कम्युनिस्ट और कांग्रेस और ये सारे जितने भी छोटी पार्टीज हैं, ये सारी चढ़ जाती हैं सिर पे। तो आप उसको, मनी को वेस्टफुली डिप्लॉय करते हो। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो जरूरी है ना। एयर इंडिया की करी देखो कहाँ चली गई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन ऑर्डर दिया है टाटाज ने। बिल्कुल, तो डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकली ना, इंडिया जैसी कंट्री में ना, हम लोग, VS नायपॉल का नाम सुना होगा आपने, हाँ, वो वेस्ट इंडीज में रहते थे, इंडियन थे, और वो जब इंडिया आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग कितने इमोशनली साइक्ड आउट है। हम्म, मतलब सिविलाइजेशनली हम बहुत स्कार्ड सिविलाइजेशन है, क्योंकि हमारी हम्म, हिस्ट्री बड़ी खराब है, बहुत डेथ्स, मर्डर्स, वॉर्स, इतना कुछ है। तो हम लोग बहुत जल्दी पैनिक भी कर जाते हैं, और बहुत जल्दी ओवर खुश भी हो जाते हैं, वी आर हम्म, इंडिया। हम्म, जैसे कोई अमेरिकन इंडियन होता है, बहुत अचीव कर रहा होता है, तो हम कहते हैं हमारा ब्लड है। हम्म, क्यों? क्योंकि हम, वी वांट टू फील हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स। तो वही चीज डिसइन्वेस्टमेंट की है। अगर थोड़ा सा भी जॉब जाने की बात होती है कि हम एक फैक्ट्रीज बंद हो रही है, ऐसा शोर मच जाता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इस वजह से डर भी जाते हैं, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री चलाऊं हाँ। और बाद में उसको रोकना चाहूँ, हम्म। क्योंकि लॉसेस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि घर से तो पैसे डाल नहीं सकता, हाँ। लॉस ही है, बैंक पैसे नहीं दे रहा, इन्वेस्टर पैसे नहीं डाल रहा, तो क्या करेगा? तो बंद ही करना पड़ेगा बंद उसको। करना, और गवर्नमेंट बंद करने का देती है। अगर आपके 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है आपको। सर वो सब कुछ होने से पहले तो वहाँ पे धरने लग जाते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, IR सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। लेकिन एक चीज़ बताया, अभी एफडीआई को तो उन्होंने अभी प्रोत्साहित किया है, 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो आपको लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में मैं इक्विटी में पैसे डाल दूं? बनेगा ना अच्छे कैसे? बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बिकॉज इंडिया इज अंडर इंश्योर्ड कंट्री, और एज अ मीडियम ऑफ प्रमोटिंग सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग रिस्क, मोदी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को बहुत यूज़ किया है। 10 लाख की गवर्नमेंट ने बोला हम प्रीमियम पे करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, और बहुत सारे किसान बीमा योजना, बहुत टाइप की स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करी हैं, और ये 100% बहुत टाइम से ड्यू था।
मेरे तो पर्सनली इंश्योरेंस के क्लाइंट्स हैं जो बताते हैं कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। वाह! और अभी न्यूक्लियर पावर में जैसे अभी क्या है कि सोलर में बहुत हमने पुश किया, और जो पेरिस अकॉर्ड में हमने 2030 के कमिटमेंट्स दिए हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उसके 50% मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन दे फील दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ वास्टली सुपीरियर वे, बिकॉज उसमें हार्डली कुछ वेस्ट बचता है, जो न्यूक्लियर वेस्ट बचता है उसको फिर आप डंप कर देते हो अर्थ के नीचे दबा के डीप। तो वो मतलब बहुत अच्छा एफिशिएंट वे है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसमें क्या था कि इंडिया ने जो लॉ बनाया हुआ था ना, उसमें एक सिविल लाइबिलिटी डाली हुई थी कि अगर कुछ आग लग गई, जैसे फुकुशिमा में लगी थी, अगर उस टाइप की लग गई तो प्राइवेट पार्टी जो रिएक्टर चला रही है उसको पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वेस्टिंग हाउस, तोशिबा और जितनी बड़ी बड़ी एल्स्टॉम, ये लोग नहीं लगाते थे इंडिया में, जी नहीं लगाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने वो अब हटा दी है। अच्छा। और इसके साथ साथ ये भी बोला है कि हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे न्यूक्लियर पावर में। और जैसे ही उन्होंने बोला है तो टाटा पावर ने स्टेटमेंट दी है, वी वुड वांट टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इस माइक्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दूसरा ये है कि दुनिया के 50% थोरियम रिजर्व्स वो इंडिया में है, लेकिन हम कभी भी थोरियम को एज अ न्यूक्लियर पावर सोर्स एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, हुँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो अभी यूएस में एक छोटी सी कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई है, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम पार्टनरशिप बिटवीन दैट कंपनी और यहाँ की एनटीपीसी, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, नॉट एनटीपीसी, द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, उनके साथ हम अलाउ करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आए। और हमारे पास तो वो थोरियम भर भर के पड़ा हुआ है, तमिलनाडु के बीचेस में थोरियम ही थोरियम है, तो हम उससे थोरियम पावर प्लांट्स लगाएंगे। तो सर इससे अपना जो घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो कम हो जाएगा? और जो ईवी सेक्टर है, उसको बूम मिलेगी? जिस तरह से फ्रीबीज चल रही हैं हमारे देश में कि बिजली फ्री, पानी फ्री, और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो वो रिकॉर्ड बना रखा है, बिजली फ्री 200 यूनिट तक, पानी फ्री। उस हिसाब से क्या पता कि किसी दिन बिजली ज़ीरो ही हो जाए। लेकिन somebody हैज़ टू पे फॉर इट ना। हुँ, तो ईवीज को फ़ायदा होगा बहुत। हुँ, हाँ, आजकल लोग खरीद रहे हैं बहुत, आप रोड पे देखो। पहले कुछ चॉइसेस नहीं थी, पहले एक टाटा की नेक्सॉन थी, और कुछ और थी, वो बड़ी महंगी टाइप की लगती थी। अब लेकिन मारुति ने भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है, हुंडई ने भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है, किया भी लॉन्च कर रही है। और जो मेन प्रॉब्लम आती थी वो रेंज एंजाइटी की प्रॉब्लम थी कि यार ये बीच में बंद ना हो जाए। लेकिन आप बड़ा आपको ब्लू स्मार्ट की मैंने कैब ली थी अभी, तो वो एमजी हेक्टर लेके आया, और मेरा काफ़ी 11 घंटे का बुक किया था मैंने, 110 किलोमीटर का। तो वो कहता है कि ये 380 किलोमीटर तक जाती है एक चार्ज में। एंड इतनी बढ़िया, मैंने कहा ये तो यार अमेजिंग। मतलब ऐसी कैब्स तो हमें लंदन में मिलती थी, बट यू आर गेटिंग इट इन इंडिया। मतलब एंड फंडेड कंपनी, जिसको वीसी फंडिंग मिली हुई है। रियली ऑसम। अभी मैं आता हूँ वही मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ। तो जैसे हमारे डिस्पोजेबल इनकम थोड़े से बढ़ेंगे, थोड़े से, बट अगर मैं कोरिलेट करूँ प्रीवियस ट्रेंड से, तो इंडिया की जो डिपॉजिट थी वो रिड्यूसिंग हो रहा है। ठीक है, 40% पहले था, करेंटली इट इज एट अराउंड 30 to 33%। सो व्हाई इज इट एंड हाउ बैड इज इट? एंड अभी के जो टैक्स रेट में फ्रीडम मिली है, तो ये इसको सुधार कर सकता है? ये तो बहुत ही सैड सिचुएशन है कि एक डेवलपिंग कंट्री जो सेविंग्स के पैसे से ही ग्रो कर रही है, उसी से इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, उसी से सारा काम चल रहा है। क्योंकि बोरोइंग आप कितनी कर सकते हो? ऑलरेडी 20% जो इंडिया का बजट है वो इंटरेस्ट पेमेंट और ईएमआई में जाता है। तो आप कितनी बोरोइंग कर सकते हो? गवर्नमेंट की एक लिमिट है ना बोरो करने की। अमेरिका की तरह तो नहीं है कि डॉलर इज़ द ग्लोबल ट्रेड करेंसी, जितना मर्जी डॉलर प्रिंट कर लो। तो वो तो नहीं कर सकते आप इंडिया में। तो कहने का मतलब ये है कि 40% से सेविंग रेट 32% पे आ गया, और जबकि ये 45 पे जाना चाहिए था जिस तरह से ग्रो कर रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो 2012, 13, 14 में जो बैंक के लॉसेस हुए, और लोगों को लगा कि हमारा पैसा बैंक में सेव नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि वो सारे उल्टे सीधे लोन दे रहे थे, फ्रॉड्स आ रहे थे मार्केट में। और बाद में गवर्नमेंट वो लेके आई, बैंक्रप्सी कोड लेके आई,
तो वो इतना सारा हजारों करोड़ रुपया वो सारा बैंक्रप्सी में चला गया। तो लोगों में ना लॉस ऑफ फेथ हो जाता है कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं। हम्म तो जैसे सिलिकॉन वैली बैंक डाउन गया, तो कितना वहाँ पे भगदड़ मच गई थी यूएस में कि सिलिकॉन वैली बैंक जिसमें हर स्टार्टअप और इन्वेस्टर अपना पैसा रखता है, वो डाउन जा रहा है। तो इस वजह से ये मतलब 40 से 32 गया है। एक ये भी इसमें है कि जो पुरानी इनकम टैक्स रिजीम थी ना, उसमें फोर्स्ड सेविंग्स होती थी कि आप इतना सेव करो तो इतना टैक्स बचेगा। अब वो नई स्कीम में नहीं है, उसमें बहुत हार्डली कुछ है, छोटा सा पोर्शन है। तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोगों को कि आप डिसाइड करो, देखो आप इसको कैसे पैसे को रखना चाहते हो, आप अच्छा इसको कंज्यूम करना चाहते हो, आप इसको सेव करना चाहते हो। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो ना बहुत एस्पिरेशनल है हम्म और उनका मोबाइल की वजह से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सबको आईफोन चाहिए, राइट 1,30,000 का ईएमआई पे चाहिए। अब तो शायद 12 लाख टैक्स के बाद शायद कैश पे आ जाए। कैश पे आ जाए। बट वैसे आपने जैसे बोला, जो एक पॉइंट तो आपने दिया, बट मेरे माइंड पे ये भी था, क्योंकि इंग्लैंड जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है पैसे को, तो यहाँ से जो पैसे गए ना बैंक को, बैंक से जो कहीं और गया, फिर वहाँ से तो फिर लंदन ही चला गया, तो यहाँ पे पैसे तो रिड्यूस ही हो गए। नहीं, आरबीआई ने लिमिट लगा रखी है $2.5 लाख की, बट जो उससे बट ज़्यादा आप बाहर नहीं ले आ सकते एक साल में। बट जो बट पहले के मिलियनेयर्स, काफ़ी मिलियनेयर्स इंडिया के हर साल 4,000 से 5,000 मिलियनेयर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं और वो बाहर सेटल हो रहे हैं। और पिछले 10-12 साल में 55,000 मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट इंडिया। जिस लेवल का वो टैक्स दे रहे हैं, उस लेवल की क्वालिटी ऑफ लिविंग फील नहीं होती। जैसे आप देखो ना, गुड़गांव के अपार्टमेंट के रेट्स 3 टाइम्स हो गए पिछले 2 साल में। सर अभी एक फ्लैट बिका है 100 करोड़। 190 करोड़, हाँ, 190 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। सबको वेस्टर्न स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए और वो अपार्टमेंट्स में, प्राइवेट अपार्टमेंट्स में मिल जाता है, विद क्लब फैसिलिटी, गेटेड लिविंग, सिक्योरिटी सिस्टम, तो वो मिल जाता है, प्रॉपर पार्किंग। सर अब आते हैं अन्नदाता पे। तो सर बजट में फार्मर्स जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर का इशू हुआ है कि जिससे उनकी इनकम ग्रोथ बढ़ सके, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पेपर में हरा भरा दिखेगा? नहीं, फार्मर्स को तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया है पिछले कई सालों में। 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का 5 किलो पर मंथ अनाज जा रहा है, उसके बेनिफिशियरी ज़्यादातर तो फार्मर्स ही हैं। हम्म और इंडिया में क्या है ना कि 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है, हम्म उसमें से 63% विमेन है। वाह। और 20 करोड़ विमेन ऐसी हैं जो एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम से बाहर है। तो एग्रीकल्चर एक तरह से ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि नौकरी नहीं मिल पा रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, प्राइवेट नहीं मिल पा रही, तो एग्रीकल्चर में लगा लिया। हम्म तो बहुत सारे लोग, बहुत छोटे फार्म्स पे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, तो लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी हो जाती है। गवर्नमेंट ने इस बजट में सपोर्ट किया है, लोन्स एनहांस किए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और पल्सेस के स्पेशल कल्टीवेशन के लिए पुश किया है, और कई पुअर डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। और एक बिहार स्पेशल, हर बजट में बिहार स्पेशल हो ही रहा है इस बार, जब से हमारे कोalition गवर्नमेंट बनी है। तो मखना एक 90% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है जो बिहार से 90% आता है, उसके लिए एक सेपरेट बोर्ड बना के उसको प्रमोट करने की बात हुई है। चलो एक चीज तो अच्छा हुआ कि मतलब बिहार को आईएएस आईपीएस की जगह और एक चीज भी एड ऑन होगा, मखाना। मखाना वो पहले से भी था, सुपर फूड है। मखाना ऐड हो गया है इसमें, और मखाना का एक स्पेशल बोर्ड बनेगा। और इंडिया में मखानास को वैसे भी हेल्दी प्रोडक्ट की तरह से माना जाता है सुपर कि फूड है। हाँ, सुपर फूड है, पेट को फुल करता है और वेट नहीं बढ़ाता, हम्म और फुल फिलिंग होता है बहुत चलो में। इसका मतलब मेरे डाइट में बहुत हेल्प करेगा। आपके आपके डाइट पे करेगा डेफिनेटली। तो सर एक चीज मैं पूछूंगा, ये बजट आया 1 तारीख को, दिल्ली की जो इलेक्शन है वो है 5 तारीख को, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट भी हो सकता है क्या? दिल्ली का इलेक्शन आप मानो आज तक का सबसे इस टाइप का इलेक्शन है कि कौन ज्यादा पैसे बांटेगा।
हम्म। मेरे ख्याल से शायद आप वालों ने 2100 रुपये बोले, फिर बीजेपी ने 2500 बोल दिए लेडीज को, फिर कांग्रेस ने भी 2500 बोल दिए, फिर किसी ने वो बोला कि हम 18,000 रुपये पुजारियों को, आम आदमी पार्टी ने बोला कि 18,000 रुपये हम पुजारियों को देंगे मंदिर के। सो हम मर्ज क्या करें, मतलब थाली लेके मंदिर में बैठ जाए? बस हम टैक्स देते रहे कि वो पार्टियां बांटेंगी और इलेक्शन जीतेंगी। और अभी 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया था आप पार्टी ने पिछले साल, तो वो बस अपना पैसा बट रहा है और हम टैक्स दिए जा रहे हैं। सो ये पैसे बट रहा है, तो कहीं ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे बांट के रखते हो, हम वहीं पे रखें हमारे दिन? हाँ, ऐसी जगह होनी चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हम जाएं और हम बोले कि हम हमारी वोट ले लो और सारा हमें दे दो। ग्रेट ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन, आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है ओवरऑल बजट को लेके, और क्या बेहतर हो सकता था? और हमारी जो बजट है, इस बजट को अगर कंपेयर करें ग्लोबल, स्पेसिफिकली चाइना, तो उसका एक ओवरऑल बजट आपका क्या रहेगा? ये आपने बहुत ही पते की चीज़ पूछी है। बेसिकली 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खोली हैं, 500 करोड़ रुपए एआई के लिए दिया है, ये बोला है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल सीट 10,000 बढ़ाई हैं और अगले 5 साल में 75,000 बढ़ाने की बात है। इंश्योरेंस का तो एफडीआई हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बजट में 4.4% का ही डेफिसिट रखा गया है, जो 4.9 पिछले साल से कम है, जबकि 1 लाख करोड़ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स पे छोड़े हैं। तो ये तो बहुत ही वेल एक्सेप्टेड बजट रहा है इस बार, और मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगा। 9 दे सकता था अगर इन्होंने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम करा होता, जो बेकार की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया होता, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट का कुछ अमाउंट रखा होता कि हम जो सीवियरली लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जो बहुत ही कम एम्प्लॉयज के लिए चल रही हैं, जैसे ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो हजारों करोड़ रुपए लेती हैं लेकिन मुश्किल से कुछ 1,000 2,000 एम्प्लॉयज हैं, ऐसे को बंद करके और उस पैसे को प्रोडक्टिविटी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट में डाला होता और ज्यादा, क्योंकि वो फ्रीज कर दिया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, उसको बढ़ाया होता, तो मैं इसको 9 9.5 नंबर देता बजट को। बट आई वेरी वेल एक्सेप्टेड बजट। आप जिस तरह से पार्लियामेंट में आपने देखा होगा लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको, और अपोजिशन के पास कुछ बोलने के लिए था भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए प्रो बजट था, पुअर के लिए प्रो बजट था। तो ऑल इन ऑल 8 आउट ऑफ 10। देखिए, चाइना ने एक एक्सेलेंस अचीव करने के लिए कंपनीज को छोटे ही लेवल पे आइडेंटिफाई करके उनको धीरे धीरे एक पिरामिड फॉर्म में एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, एडिशनल मार्केट सपोर्ट वो देने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में कोई लाइन्स ही नहीं है। गवर्नमेंट भी घुसी हुई है, वो तो इक्विटी भी ले लेती है गवर्नमेंट, वहां पे कोई अच्छा छोटी कंपनी है इसका पैसा नहीं है 30% इक्विटी ले ली, वहां पे तो वो ये भी करते हैं। अच्छा। तो वहां पे कोई लाइंस नहीं है, पर यहाँ पे तो शोर मच जाता है कि गवर्नमेंट कैसे घुस रही है इसके अंदर, किस रेट पे लिया, मीडिया एक पिलर है स्ट्रांग। अच्छा, मेन चीज जो फर्क है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रेजोल्यूशन में है, कि ओके। वहां पे कोर्ट्स फटाफट डिसाइड करते हैं। हम्म। यहाँ पे आप कोर्ट देखो, 5 साल 10 साल 20 साल, कभी आप एक लेवल पे गए फिर वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नमेंट के जो केसेस होते हैं लीगल केसेस वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं फाइनली, तो वो उसको अपील ही करते रहते हैं छोटी छोटी बातों को। कितने 5 करोड़ केसेस अटके हुए हैं। तो जो जुडिशियल सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और उस पे गवर्नमेंट बहुत सालों से, पिछले 10 सालों से एक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जुडिशरी ने एक सिस्टम बना रखा है, कोलिजियम सिस्टम, जिसके बेसिस पे वो जजेस को खुद अपॉइंट करते हैं। हम्म। तो दे आर नॉट बाउंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले पा रही इस हम्म। चीज में, क्योंकि जुडिशरी के साथ क्लैश हो जाता है। पर दिस इज हाई टाइम, मतलब एक कंट्री लाइक इंडिया जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जिसको बहुत फास्ट आगे बढ़ना है, उसको बेसिक चीज लाइक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट
कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के पैसे मार ले और वो कुछ ना कर सके। इस पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा और आई एम होपफुल कि इस पे भी काम होगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑनर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच विजय, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर coming to your podcast.